दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील। सेना के जवानों को बताया देश की शान। झारखंड के साहिबगंज जिले में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। शव के 12 टुकड़े अलग अलग के जगहों पर फेंका। आरोपी पति गिरफ्तार। यूक्रेन वॉर में पीएम मोदी की अपील का दिखा है असर। सीआईए चीफ ने दिया बयान, कहा पुतिन अब जंग में नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। हरियाणा में करनाल नेशनल हाईवे 44 पर धुंध की वजह से हादसा। 12 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में स्वदेश निर्मित विध्वंस युद्धपोत यानी कि मोर्मुगाओ को भारतीय सेना को सौंप दिया है और मोर्मुगाओ के जरिए भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी। इसकी मदद से देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा होगा। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में आज एक दिन और मील का पत्थर साबित हुआ है। इस कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन मौजूद रहे। दिल्ली के एम्स के सर्वर पर हाल ही में हुए साइबर अटैक की रिपोर्ट अब आ रही है, जिसमें चाइनीज हैकर का हाथ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने एम्स के 100 सर्वर में से 5 को हैक कर लिया था। हालांकि इन 5 सर्वर के डेटा को वापस हासिल कर लिया गया है। वहीं अब तक की जांच में ये पता चला है कि हैकिंग करने वालों का ताल्लुक हांगकांग और चाइना के हैनान से है और दिल्ली पुलिस ने भी सीबीआई को लेटर लिखकर इंटरपोल के जरिए आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी मांगी है, जिनसे हैकरों को मेल गए हुए थे और साथ ही ये पूछा गया है कि आईपी एड्रेस किसको दिए गए और उनका इस्तेमाल कोई कंपनी कर रही है या फिर कोई निजी शख्स इसका इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही चीन में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनियों से भी जानकारी मांगी गई है। दरअसल एम्स के सर्वर पर कई वीवीआईपी लोगों को डेटा भी मौजूद है और ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि इन लोगों का डेटा चुराने के लिए एम्स ने सर्वर को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचे और यहां पर उत्तर पूर्वीय परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पारंपरिक वेशभूषा में दिखे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ पूर्वोत्तर के युवाओं को मिला है और देश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर में बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसा ही पिछले 8 वर्षों में हमने पूर्वोत्तर के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखाया है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत संवाद ही बेहतर नहीं होता, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। और पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि हम पूर्वोत्तर का पूरी ईमानदारी से विकास कर रहे हैं। हम विकास मॉडल बना रहे हैं और हमने पूर्वोत्तर में वोट बैंक की राजनीति को भी खत्म करके तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई हैं। में भी नजर आने लगी है। आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहां आना, यही इस बात का जीता जागता सबूत है। 15 साल मेघालय में कांग्रेस की सरकार रही, पर उन्होंने मेघालय के लिए क्या किया? आम लोगों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। शिलोंग की सड़कों पर घंटों जाम लगे रहते हैं।
अस्पताल या तो है नहीं या है तो डॉक्टर नर्स बगैर के इमारत खड़ी है। बच्चों के स्कूलों की हालत जर्जर है। क्या मेघालय एक बेहतरीन मेघालय का अधिकारी नहीं है क्या? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है और इसी बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के साथ पूरे देश के अंदर आपके विस्तार की योजना पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 में गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बननी है और गुजरात में आपके 14% वोट और 5 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और इसी के लिए सभी को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपके 3 मूल मंत्र हैं। पहला मूल मंत्र उन्होंने देशभक्ति बताया, दूसरा ईमानदारी और तीसरा इंसानियत। आप देश की एक ऐसी पार्टी में हैं जहां पर बेईमानी का पता चल जाने पर अपने ही मंत्री को जेल भेज दिया जाता है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत चाइना से लगातार कारोबार बढ़ा रहा है, जबकि भारत को चाइना से कारोबार बंद कर देना चाहिए। चाइना के खिलौने, चप्पल और कपड़े लगातार भारत आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने लोगों से चाइना का सामान नहीं खरीदने की अपील की है और इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमारे पूरे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, जो आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में कर रही है और उसका लक्ष्य पूरे देश में इसको लागू करवाना। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौत का आंकड़ा अब 84 के पार पहुंच गया है। हालांकि प्रदेश में शराबबंदी होने के बावजूद इतने लोगों का मरना शासन और प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। सूत्रों की माने तो कच्ची जहरीली शराब यूपी बिहार बॉर्डर एरिया में खुलेआम खरीदी और बेची जा रही है। दरअसल बिहार नेपाल बॉर्डर हो या फिर बिहार यूपी बॉर्डर, दोनों ही जगहों पर भारी तादाद में कच्ची शराब बिहार पहुंचती है और बॉर्डर वाले जिलों में इसको बेची जाती है। इतना ही नहीं, नेपाल बॉर्डर एरिया में घरों के अंदर भी भट्टियां लगी हुई हैं और किराने की दुकान में भी शराब बिक रही है, जिसके चलते बिहार के बॉर्डर इलाके में शराब की खरीद फरोख्त बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ तक कि गोपालगंज, जो कि बिहार के बॉर्डर एरिया है, उससे जुड़े यूपी के कुशीनगर में 24 घंटे खुलेआम देसी शराब मिलती रहती है। हरियाणा में करनाल नेशनल हाईवे 44 पर धुंध की वजह से 3 जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं और इन हादसों में करीब 30 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं, जिसमें 12 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। पहला हादसा कुटेल ओवरब्रिज के पास हुआ, जहां पर 15 से 16 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसे में ट्रक, कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बस से दुर्घटना सामने आई है। हादसे की वजह से हाईवे में जाम भी लगा है और धुंध की वजह से इस हादसे में हरियाणा रोडवेज की 2 बसें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं।